होगा ना। नीचे वाला ठीक है सर। नीचे वाला ठीक है। कैपिटल स्मॉल एन के लिए क्या लिखूंगा सर? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। क्लियर है ना? ऐसे ही हम आज म्यूचुअल इंडक्टेंस की सोलेनोइड के केस में वैल्यू देखेंगे, और इंडक्टर की एनर्जी कैसे होगी इसकी डेरिवेशन नहीं, इसकी वैल्यूज देखेंगे सिर्फ, और कुछ एसी जनरेटर तक अगर हम पहुंच पाए तो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंट आता नहीं है जेई के हिसाब से। आज के जो चैप्टर है ना, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जेई के, बट इतने नहीं आते जितने हम पहले कर चुके हैं। एलआर सर्किट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते थे, वो हमने कर लिया। एक आता है एलसी ओसिलेशंस पर, सेल्फ इंडक्टेंस पे आते थे, वो हमने कर लिए। एलआर सर्किट पे आते थे, वो हमने कर लिए। एलसी ओसिलेशन पे आते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर से पहले करेंगे। लेकिन अब जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस पे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी बन भी जाते हैं ना। बट जो हमने अभी तक कर लिया है उसके कंपैरिजन में इसकी जो प्रायोरिटी है या आने के चांसेस है वो क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल मतलब देखते हो ना, म्यूचुअल फ्रेंड लिखा हुआ होता है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लिखा होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड। क्या होता है म्यूचुअल मतलब? जो मेरी अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी आईडी में भी कोई ऐड है, दूसरे वाले की भी आईडी में कोई ऐड है, तो उसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। याद है ना? मतलब दो लोगों के बीच बारे में बात हो रही होती है। किसके बारे में बात हो रही होती है? दो लोगों के बारे में। ऐसे ही अभी तक इंडक्शन जब हम कर रहे थे वो था सेल्फ इंडक्शन, कि एक ही कोयल थी सर, उसी के अंदर करंट का क्या हो रहा था सर? चेंज हो रहा था, और उसी के अंदर, उसी के कारण उसी के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रही थी। सेल्फ, खुद के अंदर ही, खुद की वजह से सेल्फ इंडक्शन हो गया। लेकिन अब करंट तो एक में चेंज होगा, लेकिन इंड्यूस किस में होगा? दूसरे में। तो एक के करंट की चेंज की वजह से इंड्यूस हो जाना करंट दूसरी कोयल में, या इंड्यूस हो जाना ईएमएफ दूसरी कोयल में। एक के करंट में चेंज हुआ, लेकिन इंड्यूस किस में हुआ? दूसरी कोयल में। इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ रहा है? करंट तो तुम एक में चेंज कर रहे हो, लेकिन इंडक्शन किस में हो रहा है सर? दूसरी में हो रहा है। क्यों सर, क्यों हो पा रहा है? वही सर, रीजन तो हमारे पास एक ही है। पहले का अगर मैं क्या करूंगा सर, करंट चेंज करूंगा तो क्या चेंज होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इसका, वो इसके थ्रू भी पास होगा। तो इसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, मान लिया, ठीक है, इसके करंट को चेंज कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसका क्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा? इसके कारण इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा? या करंट। तो जब ऐसा हो, जब खुद ही की कोयल में खुद ही के कारण हो तो सेल्फ इंडक्शन, खुद के करंट के कारण दूसरे में चेंज हो तो म्यूचुअल इंडक्शन तो बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो पढ़ लो इसको। म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोयल। दिख रहा है? सेकेंडरी कोयल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन प्राइमरी कोयल में करंट को चेंज किया, लेकिन इंड्यूस किस में हुआ? सेकेंडरी में। ठीक है, तो सेकेंडरी कोयल में जिसके अंदर इंड्यूस हुआ तो फ्लक्स हम उसी की बात करेंगे। तो अभी इंड्यूस किस में हुआ? सेकेंडरी में, तो फ्लक्स भी किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी। जिसमें इंड्यूस हुआ उसी का क्या करेंगे? जिसमें इंड्यूस हुआ उसी का ही क्या करेंगे सर? फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। मैं लास्ट में लिख दूं, अभी और लाइंस भी आएंगी। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस देख लो यहाँ पर। जैसे अब देखो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोयल है, ठीक है, या ऐसे समझ लो, अभी कोयल ही समझना, इसको सोलेनोइड मत समझना। ये दूसरी कोयल है सपोज कर लो, ठीक है, या कोयल ही बना दूं तो मैं सपोज कर लो ये है एक, ऐसे पढ़े हैं, समझ रहे हो ना कैसे पढ़े हैं? ऐसे। तो एक के करंट में चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से क्या निकलेगा सर? मैग्नेटिक फील्ड, जो दूसरे वाले में से भी पास होगा, राइट? ठीक है, पहली वाले में करंट चेंज कर रहा हूं तो दूसरे वाले में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? लेकिन करंट किस में, तो फ्लक्स की बात किस में करेंगे? जिसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रहा है? फ्लक्स भी किसकी बात करूंगा? तो फाई 2 लिख दूं क्या? हाँ, करंट किसका है? पहले वाले का या दूसरे वाले का?
तो जितना ज्यादा पहले वाले में करंट चेंज होगा उतना ज्यादा सेकंड वाले में फ्लक्स चेंज होगा, तो phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I1। जहाँ म्यूचुअल इंडक्शन की जगह सेल्फ इंडक्शन करते थे तो सिंपल लिखते थे phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I और फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटा के क्या लिखते थे L L। यहाँ पर 1 और 2 की बात ही नहीं थी क्योंकि एक ही कोयल थी, यहाँ पर 1 और 2 की इसलिए बात हुई क्योंकि 2 कोयल्स हैं। अच्छा, तो phi2 आ गया, अब प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, यहाँ पर L आया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा L M आ जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन है, ये क्या है म्यूचुअल। mutual ठीक है, तो जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन था, ये हो जाएगा M कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल। phi2 इज इक्वल टू M1। किसी को कोई डाउट? No, sir. phi2 को क्या बोलते हैं? phi2 को इसने क्या बोला है? phi2 को ये बोल दो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। सेकंड का चेंज होना फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कितना ज्यादा करंट फर्स्ट में जा रहा है। तो यही सब किया हुआ है। M क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसी को क्या बोला है? म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट या म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल दो, सेम बात है। अब इसको भी डिफाइन करने का वही तरीका सर, phi2 M के इक्वल कब आएगा? जब I की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। जैसे हम इंडक्शन में करते थे। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करे? 2 कोयल लो, ठीक है, एक के अंदर करंट का चेंज करो कितना? 1। I की वैल्यू कितनी रख दो? 1। उस टाइम जो जितना फ्लक्स आएगा, जितना फ्लक्स की वैल्यू होगी, वही उसका क्या है सर? म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो हमने सेल्फ इंडक्शन में बात की थी, तो ये तो इसमें ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, देखो लिख भी रखा है, ये फ्लक्स की वैल्यू के इक्वल होगा। ये मैं अभी करूंगा बच्चे, ये 2 कोयल, ये सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है। 2 कोयल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कोयल, ध्यान से सुनना, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है जब जो फर्स्ट प्राइमरी कोयल है, कितना हो रहा हो उसमें करंट? यूनिट करंट मतलब कितना? 1। क्लियर है? सिंपल था सर ये तो। अब वैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा सर। ईएमएफ कैसे निकालते हैं सर? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt। अभी फ्लक्स किसकी बात कर रहे हैं? चेंज होएगा phi2 माइनस डी बाई डी टी। phi2 की जगह क्या लिख दूं? M इंटू कौन सा? 1। दैट इम्प्लाइज E की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस तो ऐसे ही है, M कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएगा? बाहर। तो क्या रह जाएगा? डी आई बाई। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस M। और वहां पर क्या आती थी? याद हो तो? E इक्वल टू माइनस आया क्या? बिल्कुल, हाँ सर, बिल्कुल सर। बस L की जगह क्या आ गया? देख लो आ गया यही। फिर वही M E के इक्वल कब होगा? जब चेंज इन करंट कितना हो जाए? 1। वही हम इस पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे सर अब, कि हम एक बार पहले कर चुके। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी क्या है? हेनरी है सर, वही। ठीक है, अगेन से सब कुछ सेम है, बस L की जगह क्या आ रहा है बच्चों? ये मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ है बच्चे, इसीलिए रब कर रहा हूँ। आओ तो मैं डायग्राम बना देता हूँ दोबारा, ठीक है। एक के अंदर से कारण दूसरे में। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, इसको बोल दो प्राइमरी, ये भी तुम्हें वैसे दिख जाएगा प्राइमरी, और ये क्या हो गई? सेकेंडरी। करंट किसमें जा रहा है? प्राइमरी। और फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? अब म्यूचुअल, भाई सोलेनोइड के केस में ही बात कर रहे थे, वहां पर भी सोलेनोइड के लिए निकाला था अभी जो तुमने फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l, है ना, सेम वही। लेकिन यहाँ वहां पर तो एक सोलेनोइड लिया था, यहाँ पर कितने लेने पड़ेंगे? 2। म्यूचुअल में जब बात होगी तो 2 चीजें तो लेनी ही पड़ेंगी ना सर, तो वही देखो, एक सोलेनोइड ऐसे एक्सिस दोनों की सेम जगह पे लाई कर दिया। ये पहला सोलेनोइड दिख रहा है प्राइमरी, P से लिखा हुआ है जिसको, दूसरा देखो दिख रहा है रेड, एक दोनों के ऊपर ऐसे ऐसे एक्सिस एक दूसरे के सामने, बिल्कुल, ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, करंट पास किया मैंने प्राइमरी वाले में, ब्लू वाले में दिख रहा है, सेकेंडरी वाले में पास नहीं किया। लेकिन प्राइमरी वाले के करंट के कारण चेंज किस में आएगा? फ्लक्स ऑफ
सेकंड सर सेम टू सेम, सब कुछ सेम निकलेगा, देखना जो हम कर चुके हैं पहला। तो पहले फ्लक्स निकाल देते हैं सर, प्राइमरी का सेकेंडरी का। फ्लक्स किसकी बात करूंगा, प्राइमरी की या सेकेंडरी की, बताओ। सेकेंडरी जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए। थीटा की वैल्यू 0 होती है, हम सोलेनोइड में पढ़ चुके हैं। बी ए को कैसे लिखूं बताओ, बी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आया किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से आएगा ना। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट एन आई। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर, एरिया को भी यही लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कोई दिक्कत, वो सॉरी फ्लक्स हो गया। हाँ, कोई किसी ने कुछ पूछा है क्या? नो सर एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट पर यूनिट लेंथ। एल दे रखी है तो एल डिवाइड आई इंटू, तो सेम सर, वही सब कुछ सेम जो अभी तक करते आ रहे थे। देख लो दिख रहा है क्या, सेम। मैंने अभी जान करके वन कोफिशिएंट नहीं लिखा, अभी दिखाएंगे कोफिशिएंट, बट आंसर देखो, म्यूनट है, एन है, आई है, ए है, और डिवाइड बाय क्या है, एल। ये मैंने इसलिए लिखी क्योंकि सेल्फ इंडक्शन में सेम लिखते हो। अब यहाँ पर I1 I2 लिखना जरूरी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कितने सोलेनोइड हैं, तो करंट तुम्हें पता है किसका होगा सर, अब इनकी नाम, करंट तो फर्स्ट का होगा ना, सिंपल। फ्लक्स सेकंड का निकाला है तो एरिया भी किसका होगा, सेकंड का। हालांकि एरिया दोनों का सेम होगा, लेकिन अगर हमें बात की जाए तो हमें सेकंड का लेना होगा। ठीक है, तो I1 हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स किसकी लेंगे, चेंज किसमें हो रहा है, फ्लक्स सेकंड में, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसकी, लेकिन यहाँ पर वन कैसे लिखा होगा अभी देख लेना। यहाँ पर इसने सर एन लिखा है, वन लिखा है, ये फ्लक्स की वैल्यू नहीं बताई है, ये तो अभी किसकी वैल्यू बताई है, मैग्नेटिक फ्लक्स की तो अभी लिखी नहीं मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी ये इतनी। इतना समझ रहे हो सब, इतनी फ्लक्स की वैल्यू। मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये रब तो करना ही है मेरे को। म्यू नॉट एन I1 A अपॉन एल, ये हो गई फ्लक्स की वैल्यू, सिर्फ समझ में आ रही है। हाँ सर, अभी ये N1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो होगी फर्स्ट की वजह से ना, सिंपल। ये आया फ्लक्स सेकंड के केस में जब एक टर्न हो, लेकिन ऐसे ऐसे सेकंड के अंदर कितने टर्न्स होंगे, N2, सिंपल। कितने टर्न्स होंगे सेकंड के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स N2 लिखूंगा ना, फर्स्ट के लिए लिखा हुआ है N1, तो सेकंड के लिए क्या लिखूंगा, अब इसको रीअरेंज कर दो, म्यू नॉट N1 N2 I1 A बाय, तो क्या यही नहीं आ गया, देख लो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, पक्का। कैसे N1 लिखा, कैसे N2 लिखा, ये बहुत जरूरी बातें हैं बच्चे। किसी को कुछ भी पूछना है, मैंने जान करके बाद में कोफिशिएंट लिखा है सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें समझ में आए बाद में। चलें आगे। ये जो फाइट, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है, मैं अगर इसको बहुत अच्छे से लिखना चाहूँ, देखो अगर मैंने स्पेस छोड़ा तो हुआ था, यहाँ ही लिख देते हैं, इससे पहले भी छोड़ा। देखो ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला मान लो, ये इसी के साथ पहले वाला भी बना देते हैं। ठीक है, तो अगर एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो मैंने फ्लक्स किसकी बात करूंगा, जिसमें चेंज हो रहा हो, जिसमें इंड्यूस हो रहा हो, तो वो है φ2, येलो वाला है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के फ्लक्स की बात करूंगा, इसके फ्लक्स की जब बात करूंगा तो कैसे निकालूंगा, B इंटू। अब मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, फर्स्ट की वजह से, क्योंकि करंट किस में दौड़ रहा है सर, फर्स्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड की लिखा 1। एरिया किसका होगा सर, फ्लक्स जा किसके रहा है, फ्लक्स देख किसके रही है, सेकंड का, A2 लिख। क्लियर है, हालांकि एरिया दोनों का सेम है, बट फिर भी अगर लिखना होता तो A2 लिखा। अभी A1 A2 क्या है, इक्वल। ठीक है, तो इज इक्वल टू A भी डाल दो। B1 की वैल्यू सर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका म्यू नॉट, अब B1 लिख रहा हूं तो सब कुछ 1 लिखूंगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N1 I1, साथ में A2 की जगह अब A लिख सकता हूँ, A लिख दिया। क्लियर है, हाँ। म्यू नॉट लिख दिया, N1 को लिखा नंबर ऑफ टर्न्स यानी N1 डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ यानी L2। अगर L दो सेम है तो भी वो क्या लिख, सिंपल L।
अगर लेंथ दोनों की सेम है इसीलिए लिख पा रहा हूँ, वरना क्या लिखता सिर्फ L1 ये किस बच्चे की आवाज आ रही है, कोई लड़का बोल रहा है शायद। ठीक है, यहां तक हो गया। I1 यस सर। ए की जगह एरिया 2 है लेकिन अभी सेम है तो क्या लिख सकता हूँ ए। A तो ये हो गई phi2 की वैल्यू। phi2 फ्लक्स थ्रो सेकेंडरी कोयल, लेकिन जब उसकी सिर्फ 1 टन के अक्रॉस इतना फ्लक्स है, लेकिन सेकेंडरी के अंदर कितनी टन है, नंबर ऑफ टन कितनी है N के लिए कैसे लिखूंगा, N2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई म्यू नॉट N1 L I1 A। तो ये क्या बन गया देखो, म्यू नॉट N1 N2 I1 A डिवाइडेड बाय एल। अब समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. यस सर। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ये तो आ गई, phi2 की वैल्यू आएगी क्या, नहीं अभी भी चेक करेंगे क्या phi2 की वैल्यू है, ये देखो पहले तो आ गई ना सेम। यस सर। लेकिन मेरे को तो चेक करना है सर किसका, अभी phi2 को किसके इक्वल रखा था मैंने, phi इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, m इंटू I1। phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 था, तो phi2 इज इक्वल टू m I1 नहीं हो गया था। यस सर। तो phi2 की जगह तो phi2 की वैल्यू लिख दो, म्यू नॉट N1 N2 साथ साथ बोलो I1 A अपॉन एल। I1 से I1 Cancel. n किसके इक्वल आ रहा है, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन एल एंड M. क्लियर है क्या? यस सर। Yes. बस यही तो लिखा है। सर एक सेकंड रुक जाते। हाँ अभी भी जाएंगे, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। आप क्या कह रहे हो बच्चे, क्या कह रहे हो, दिखाऊं वही वापस एक चीज बस। जी। क्लियर है? मतलब ये M is equal to मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है ये। m कहाँ से आया ये पूछ रहे हो? हाँ m का फॉर्मूला है, बिल्कुल बिल्कुल m का फॉर्मूला है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का। Yes sir. हाँ ठीक है, वो भी कौन से केस में, इन केस ऑफ सोलेनोइड, इन केस ऑफ सोलेनोइड। अब हम कंपेयर कर सकते हैं आराम से सर, हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक सोलेनोइड का दोनों L के लिए और एक M के लिए। L के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा उसकी वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट N square upon L. Yes. L upon. ऐसा ही था। Yes sir. ठीक है चले आगे, दूसरे का क्या था, अभी अभी पढ़ा है सर, अभी अभी म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 A इंटू। क्लियर है क्या? Yes sir. बिल्कुल सेम। अगर कैपिटल में पढ़ना हो, उसमें पढ़ना हो तो फिर वहां पर भी क्या कर दो, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L इंटू A. देख लो दिख रहा है, Yes. सेम अपने ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है कैसे। इसका भी तो तुमने कैपिटल N में पढ़ा था, म्यू नॉट N And here अपॉन L. इंटू। क्लियर है? Yes sir. किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो, बस याद रख लो n के स्क्वायर को तोड़ दिया n इंटू एन, उसमें से एक n हो गया N1, दूसरा n हो गया N2. बस ऐसे इसमें कैपिटल N के स्क्वायर को तोड़ दिया n इंटू एन, एन स्क्वायर को लिख दिया n इंटू एन, उसमें से एक n हो गया N1, एक n हो गया N2. बाकी सारा फॉर्मूला सेम ही तो है। क्लियर है? Yes sir. तो ऐसे लर्न कर सकते हैं। अब बात आती है सर ये फ्लक्स की, फ्लक्स की कैसे सर, ध्यान से देखना, चेंज फ्लक्स में तभी होगा इंड्यूस या मैं भाई फर्स्ट कोयल की वजह से सेकंड कोयल में फ्लक्स का चेंज तभी होगा ना जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी। Yes sir. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं करेंगी तो क्या फ्लक्स का चेंज होगा क्या? No sir. नहीं होगा सर। अब सर ये तो बड़ी समस्या होगी, सपोज कर लो ये तो कोयल मेरी ऐसे पड़ी है ऐसे, ठीक है, लेकिन दूसरी कोयल मेरी ऐसे पड़ी है, मतलब एक घड़ा है जिसका मुंह ऐसा है, दिख रहा है यहाँ से पानी Yes. ये बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है ना कैसे पड़ा, जैसे मेरा कड़ा दिखाता हूं मैं हमेशा, Sir. है ना, ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे पड़ा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला ये पार्ट दिख रहा है ना कैसे पड़ा है,
Yes, sir. सेम ऐसे पढ़ा ये, ठीक है। और दूसरा पढ़ा है सर ऐसे। अब इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, क्या इसमें से पास होगी क्या, बताना हाँ या ना। नो सर। ये तुम्हें दिख रही है लेकिन पास नहीं होगी, क्यों सर? क्योंकि ये इसके पैरेलल हो जाएंगी। सपोज कर लो वो तुम्हारा बारिश तुम्हारी सीधी आ रही है बिल्कुल, लेकिन घड़े का फेस तुम्हारा ऐसे है, समझ रहे हो? घड़ा तुम्हारा या जो भी बीकर है तुम्हारा, जो Yes, sir. सामान पड़ा है वो ऐसा पड़ा है, और बारिश कहाँ आ रही है? इसके पहले ऊपर से। तो क्या इसके अंदर एक भी बूंद जा पाएगी क्या? नो सर। तो ये तो कोई, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही तो फ्लक्स कितना हो गया? 0 जीरो। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब जाएंगी बच्चे, याद रखना। एक तो मैं बोलूं सरफेस और एक मैं बोलूं एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर सरफेस दिमाग में रख दो, एरिया वेक्टर तुम्हें कंफ्यूजन करता है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब पास होगी जब ये एक मेरी ऐसे पड़ी है अच्छे से, और दूसरी भी ऐसे ही पड़ी है ना। तो दोनों कैसी पड़ी होंगी सर? सेम। पैरेलल है क्या एंटी पैरेलल है एक दूसरे के? पैरेलल है। उस केस में मैग्नेटिक मैक्सिमम होगा। लेकिन जब ये एंटी पैरेलल होगी, मतलब ऐसे, एक तो ऐसे है इसके अंदर से फ्लक्स निकल रही है, लेकिन दूसरी क्या हो ऐसे पड़ी हो, तो क्या एक भी बूंद जाएगी क्या पानी की? पैरेलल होगा तब फ्लक्स नहीं जाएगा। अब इस केस में बता दो म्यूचुअल, तब अगर फ्लक्स नहीं जाएगा तो ईएमएफ नहीं आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा तो एम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। या मैं बात एम की वैल्यू मानूंगा ही नहीं, कुछ होने की तो तब बात होगी ना जब फ्लक्स की वैल्यू होगी कुछ। जब फ्लक्स की बात ही नहीं करूंगा तो एम की बात नहीं करूंगा, ऐसे समझो। तो इस फर्स्ट केस में, सेकंड केस में और थर्ड केस में बताओ कहां पर मैक्सिमम होगी फ्लक्स, इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो तुमने सिर्फ देखना फ्लक्स, क्या देखोगे? फ्लक्स। A पे, सर A पे बी और सी में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। 0 तो आंसर Zero. कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन नंबर A ए। तो देख लो ध्यान से, पढ़ो। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ flux फ्लक्स लिंकेज। और फ्लक्स लिंकेज क्या है? is also linked with the another coils. The two coils in the arrangement are placed with their planes, parallel so that will allow the maximum flux. और जीरो कब होगा? जब दोनों कैसे पड़े हों? anti-parallel देखो मैक्सिमम होगा जब दोनों कैसे पड़े हों सर? Parallel. एक भी ऐसा हो दूसरा भी ऐसा हो, पैरेलल। और मिनिमम कभी होगा, या जीरो बोल दो, कब होगा? एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल। जीरो को क्या समझोगे सर? परपेंडिकुलर समझो, एंटी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। एक ऐसा हो तो दूसरा कैसा हो, ऐसा। समझ रहे हो? यस सर। घड़ा उल्टा पड़ा है ऐसा समझ लो। और इनके बीच में तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जीरो से मैक्सिमम, मतलब कैसा भी एंगल हो जाए, तो वो ना जीरो होगा ना वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है ना सबको? yes sir मैं इसको फटाफट लिख दूं। जीरो जब क्या हो दोनों? परपेंडिकुलर। मैक्सिमम जब कैसा हो? parallel पैरेलल। किसकी बात कर रहा हूँ? प्लेन्स की। ठीक है, चलें आगे। yes sir कैसे निकालेंगे इसके क्वेश्चन? ये सारे जेई लेवल के क्वेश्चन है बेटे, ठीक है सारे। अभी ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, इसके आगे लिखा हुआ था 2001, लेकिन ये भी जिस बुक से हम निकालते हैं ये क्वेश्चन, ये वाला जेई के लेवल का ही है। और इसके ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं, जो आते हैं वो हम बता रहा हूँ तुम्हें। अ स्क्वायर लूप ऑफ L 1 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ, देखो जितने भी म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन होंगे कितनी फिगर दिखेंगी? 2 दिखेंगी। इसमें भी 2 दिख रही होंगी तुम्हें। कौन कौन सी? स्क्वायर और सर्कल। स्क्वायर और सर्कल। करंट किस में जा रहा है? स्क्वायर में जा रहा है या करंट हमें नहीं पता, बाकी स्क्वायर में अब इसने बताएगा, अभी ध्यान से देखना। स्क्वायर लूप है, उसको कहाँ रखा हुआ है? सर्कुलर लूप के सेंटर में रखा हुआ है। स्क्वायर में क्या जा रहा है? वो जो आई वैल्यू है उसने एरो लगाना भूल गया है। स्क्वायर के अंदर क्या, सॉरी सर्कल के अंदर क्या जा रहा है? करंट। तो जिसके अंदर करंट जा रहा है वो मेरी प्राइमरी कोयल है। कैसी है? प्राइमरी। अगर उसमें जा रहा हो तो, अगर स्क्वायर में जा रहा होता तो कौन होता प्राइमरी? स्क्वायर की बात। तो अब ध्यान से सुनना, फ्लक्स किसका, जिसके अंदर क्या इंड्यूस हो रहा होगा? ईएमएफ। तो फ्लक्स अगर करंट प्राइमरी में जा रहा है और तो ईएमएफ किस में जनरेट हो रहा होगा? स्क्वायर में या सर्कल में? स्क्वायर में। स्क्वायर में। अगर स्क्वायर में है तो फ्लक्स भी किसका देखूंगा?
स्क्वायर का। स्क्वायर का। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। हमने हमेशा फॉर्मूले में जब सोलेनोइड से ही सबको रिप्रेजेंट करो, सोलेनोइड के केस में हमने किया था सर, दो सोलेनोइड थे, तो हमने फ्लक्स तो लिया था सेकेंडरी का, और करंट किसका लिया था? फ्लक्स का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या किया था सर? बी BA। इसमें भी वही सर, थीटा की वैल्यू तो यहाँ पर भी वही होगी 0, है ना, क्योंकि सेम वही हम ये बात कर चुके हैं सर्कल के केस में भी, स्क्वायर के केस में भी, जब हमने क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो मैं इसलिए थीटा को भी नहीं लिख रहा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी फिर भी किसी को डाउट आए तो वो पूछ लेना थीटा कैसे होगा, क्योंकि बाहर की तरफ आया एरिया वेक्टर हमारा। चलो बी ए हो गया। अब ध्यान से देखो, बी किसका लूंगा, किसकी वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? अगर करंट फर्स्ट वाले तो फ्लक्स किसका देख रहा हूँ? सेकंड। तो एरिया किसका ले रहा हूँ? क्योंकि तुमने पास तो किसमें करवानी है लाइंस, किसकी बात पास में देखोगे? स्क्वायर ना, तो स्क्वायर का एरिया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बन फर्स्ट की वजह से रहा है, तो B1 याद है ना, उस केस में तो A1 A2 इक्वल थे, इसलिए A ले लिया था। चलो B1 क्या है सर? म्यू नॉट किसका लोगे? B1 किसकी वजह से? सर्कल की वजह से, सर्कुलर के लिए सेंटर। म्यू नॉट I अपॉन 2 2R या 2πr? याद करो, 2R था ना। थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 2π, यहाँ पर पाई से पाई कट गया था, तो यहाँ पर 2 आ गया था, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R। याद आया? म्यू नॉट I अपॉन 2R। एरिया किसका लू? स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अच्छा, I की जगह I1 लिख दूं तो ज्यादा बेहतर रहे ना। एरिया किसका लूं? A2 का एरिया क्या होगा बताओ? L into L। साइड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? यस। किसी को कोई दिक्कत? तो ये तो आ गया फ्लक्स, लेकिन हमको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक ही फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू, या फाई इज इक्वल टू क्या लिख लो? mi। फाई 2 इज इक्वल टू m इंटू I1। I1, है ना। तो फाई 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे? MI1। तो फाई 2 क्या लिखूं पहले बताओ? म्यू नॉट I upon 2R म्यू नॉट L square m is equal to MI। ये I भी क्या है? I1, वो I भी I1 है, तो कट जाएगा क्या? यस सर। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट L स्क्वायर अपॉन 2R। चेक करेंगे अभी। म्यू नॉट L स्क्वायर अपॉन, इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत आसान टॉपिक हो जाएगा जब सिर्फ ये बात दिमाग में रहेगी कि कहाँ 1 लगाना है, कहाँ 2 लगाना है। जिसको ये पता है उसका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तुम्हें बता रहे कि मैंने पूरी कोशिश की, अगर समझ में आ रहा हो। फ्लक्स की जिसकी बात करेंगे तो मैं जिसकी वजह से जो आ रहा है, फ्लक्स किसके ऊपर देखूंगा? जिसका इंड्यूस हो रहा है EMF। फ्लक्स किसका देख रहा हूँ? जिसमें EMF मैं लिख दे, मैंने लिखा भी था वैसे ही। फ्लक्स उसका जिसमें क्या इंड्यूस हो रहा है? EMF इंड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया लिखा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बना तो 1 की वजह से, इसलिए B1 बना। अगर करंट जिसमें बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसी की वजह से बनेगा, तो इसलिए B1 लिखा। एरिया A2 का लिखा। सब कुछ क्लियर है? अगर मैग्नेटिक फील्ड 1 का था तो I भी किसका होगा? 1 का। एरिया L स्क्वायर हो गया। तो फाई 2 इज इक्वल टू m इंटू I1। I1 से I1 कट गया। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लिया जाए। नो सर। हालांकि इसके ऊपर अब क्वेश्चंस कम होने लग गए हैं, सेल्फ इंडक्टेंस पे और LC सर्किट पे, LC ऑसिलेशंस पे ज्यादा आते हैं, बट हमें फिर भी करना है बेसिक। क्लियर है? चलें आगे। वैल्यू तो पुट कर दोगे ना? अब L की वैल्यू पुट करनी है। L की जगह क्या पुट करोगे? मैं लिख देता हूँ। L की जगह क्या पुट करोगे? 1 सेंटीमीटर। और R की जगह 0.25 मीटर। क्लियर है ना? बहुत आसान। और म्यू नॉट की जगह तो अब तुम्हें पता ही है, 4 पाई इंटू 7। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, और ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। क्लियर है? यस सर। खुद से करने की ट्राई करो। ये भी आया होगा जेई का। A small square loop of side A and 1 ton। टन कितनी है सर? 1 टन।
साइड उसकी ए है, एक स्क्वायर छोटा सा बना दो सारे नोटबुक में, ठीक है। इज प्लेस्ड इनसाइड अ लार्जर स्क्वायर लूप ऑफ साइड बी एंड 1 टन। एक छोटा सा स्क्वायर है 1 टन का, और उसके बाहर कौन है सर? बड़ा बड़ा स्क्वायर है सर। क्लियर है ना सबको, समझ में आ रही है ये बात? यस सर। ये हो गया सर। क्या हो रहा है सर? बी की वैल्यू बहुत बड़ी, उसकी साइड कितनी है अंदर वाले की? ए। बी ए है शायद, ए है हाँ, और अंदर वाले की ए है, तो बाहर वाले की क्या है? बी। B. वैल्यू है वो बहुत बड़ी है सर ए से, तो ए बहुत छोटा है, तो ऐसे बहुत छोटा निन्ना सा समझ लो, सेंटर पे ही लाई कर रहा है, समझ लो। क्लियर है? बहुत छोटा है। द टू लूप्स आर को-प्लेनर, दोनों का प्लेन सेम है, हमने भी सेम बनाया है सर। कोइंसाइडिंग उनका सेंटर है, दोनों का सेंटर यही है सर। इफ अ करंट आई इज पास्ड इन द स्क्वायर लूप ऑफ साइड बी, बाहर वाला या अंदर वाला? फटाफट बताओ। बाहर। साइड बी तो बाहर वाले का है, उसके अंदर पास कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, फॉर्मूला तुम्हें पता है। फ्लक्स किसका देखेंगे, येलो वाले का या रेड वाले का? येलो वाले का। येलो वाले का। तो येलो वाले का फ्लक्स को phi2 लिख दूं क्या? यस Yes, सर। सेकंड मान लो, ये फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। फर्स्ट वाले का बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भाई बी इंटू में ए। बी किसका लिखूं, किसकी वजह से आएगा? बी मतलब B1 आएगा। और ए किसका आएगा? 2 का। सेकंड का। तो B1 का फॉर्मूला अब स्क्वायर के लिए सर, नॉर्मल है सर स्क्वायर के लिए, तो ये साइड हो गई स्क्वायर की, ये सेंटर है, ये कितना एंगल बना रहे होगा? अपर से एंगल देखता था, याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना 45 डिग्री। यहाँ से भी कितना बना रहा होगा? 45 डिग्री। तो बताओ मुझे क्या फॉर्मूला लगता था मैग्नेटिक फील्ड का? ऐसा होता था जब एक साइड की वजह से, जब फाइनाइट वायर होती थी, तो फॉर्मूला क्या लगता था बच्चों? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin phi1 plus sin phi2। साइन phi1 प्लस साइन। मैं इसको साइड में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन phi1 कितना है? 45। वो भी कितना है? phi2 भी। 45 आर की जगह मतलब कौन सा डिस्टेंस होता था? आर कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। अगर ये पूरा बी है और ये इसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, तो ये लगभग सेंटर पे है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सेंटर से? पूरा बी है तो B/2। b/2। तो आई आर की जगह क्या पुट कर दूं बच्चे? b/2। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? तो सर ये तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है, इन सब की डायरेक्शन चेक करना, सेंटर पर कैसी है, क्या सेम है या डिफरेंट है? सेम है। कहाँ आ रही है, बाहर या अंदर? देखना फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, मैंने बताया हुआ है आराम से। ये अगर ऐसे है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही होगी, बाहर या अंदर? बाहर आएगी। ऑब्वियस सी बात है, बाहर। हमने लर्न किया हुआ है सर इसको। अगर इसके यहाँ हो, शॉर्टकट से भी बताया हुआ है ना, यहाँ हो तो अंदर, तो इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी? इसकी वजह से बाहर, ऐसे इसकी वजह से भी बाहर, इसकी वजह से भी बाहर, इसकी वजह से भी बाहर। तो सबकी वजह से बाहर है, तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? ऐड होंगे। ऐड होंगे। एक की वजह से निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम। सेम है। अब B1 की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू b/2 साइन 45 कितना होता है? साइन 45 साइन 45 1/2। तो अंदर क्या आ जाएगा? 2 साइन 45 यानी 2 इंटू 1/√2। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब एरिया सेकंड का क्या होगा बताओ? मल्टीप्लाई बाय एरिया, कितना है सेकंड का एरिया, सेकंड लूप का?
A square. ए स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये इसकी हो गई फाई टू की वैल्यू। क्लियर है क्या? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. फाई टू से तो हमारा काम नहीं बनेगा, हमको तो कुछ और निकालना था। क्या निकालना था? Self mutual inductance. इसका फॉर्मूला बता दो अब तो। फाई टू के साथ क्या रिलेशन है? फाई टू इज इक्वल टू Equal to MI. एम वन। तो फाई टू की जगह वैल्यू पुट करो तो 4 म्यू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी। आई भी कौन सा है? 1 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 1 का है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में 2 डिवाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय में ए का स्क्वायर। एम आई वन से आई वन क्या हो जाएगा? Cancel. तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो। 4 इंटू टू, यहाँ पे काट भी सकते हो। 4 इंटू टू, ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। ये 4 से 4 काट भी सकते हो क्या? काट सकते हैं सर। 16/4, ये 4 काट दो क्या? कर सकते हैं। हाँ, तो करो। Yes, sir. तो कितना आ जाएगा सर? 4/√2 कितना हो जाएगा? 4/√2। ठीक है, यहाँ पर क्या है? म्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे? Pi. बी मल्टीप्लाई बाय में क्या है? ये 4 को तो सोल्व कर दिया, √2 भी आ गया। क्या रह गया? सिर्फ a का इज इक्वल टू। चाहो तो इसको भी आगे सोल्व कर सकते हो। 4 को 2 इंटू 2 लिख दो, 2 को फिर √2 इंटू √2, ये तो कर सकते हैं ना। तो बताओ कौन सा Yes, ऑप्शन आ रहा है? करते ही है, करना ही पड़ेगा सर। 4 को क्या लिख सकता हूँ? √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ ना। Yes. म्यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन में √2 पाई बी इज इक्वल टू एम। एक √2 से एक √2 कट गया। आंसर बताओ क्या है? Option B. Option बी। बी। क्लियर है कि सबको? देख लो अच्छे से। किसी को हल्का सा भी कोई भी डाउट रह जाता है पेंडिंग, पूछ लो। तुमको बस ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड किसका है और एरिया किसका है, करंट किसका है, सबको यही पता होना चाहिए। बस हो जाएगा। सर शुरू से बता दो question की। शुरू से कहाँ से? पूरा? ये कोई सर पॉइंट तो बता दो। 3/2 का बताना वाला एक बार। कहाँ पर कौन सी इक्वेशन? 4 पाई के साथ जो है ना, ये वाला थोड़ा। 4 पाई के साथ कहाँ पर सर हो? पूछे 3/2। एक सेकेंड रुको। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, सॉरी ये है फर्स्ट स्टेप, ये है हमारे पास सेकंड स्टेप, और ये है हमारा थर्ड स्टेप। ये है हमारा स्टार लगा लो। अब बताओ कौन सा स्टेप कह रहे हो? फर्स्ट का बता दो। फर्स्ट का देखो। फर्स्ट में क्या किया हमने? फाई टू की वैल्यू लिखी B1 इंटू A2, क्योंकि ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स तो निकालूंगा जिसका इंड्यूस होगा EMF, अंदर वाले में होगा तो उसका निकाला। फाई टू B1 इंटू A2। एरिया सेकंड वाले का होता है A स्क्वायर, वो लिख दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला सर? ये एक स्क्वायर का पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर पड़ा है अंदर वाला वो सेंटर पे ही पड़ा है इसके, क्योंकि A की वैल्यू तो बहुत छोटी है, तो लगभग मान लो सेंटर पे ही पड़ा है। तो सेंटर पे यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा निकाल सकता हूँ। स्क्वायर की वजह से निकालना सीख रखा है। सारी वायर्स को एक फाइनाइट वायर में तोड़ दो, ऐसी ऐसी 4 वायर बनेगी, 1 2 3 और 4। एक की वजह से जो वैल्यू आई वो ये आई सर। इसका फॉर्मूला तो हमने पता ही था। अब देखा चारों की वजह से डायरेक्शन सेम है, तो अगर एक की वैल्यू ये है तो 4 के निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं? 4। तो मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये देख 4 से क्या ये तो आ गया ना समझ। हाँ मैं B2 का पूछ रही हूँ। किसका? B/2 ये वाला मतलब कहाँ से आया? वो नहीं आया। ये हाँ जी, हाँ जी। देखो, ये फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आर कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है सर, और ये लगभग सेंटर की बात हो रही है, क्योंकि स्क्वायर की डायमेंशन छोटी है। तो पूरा ये बी था, तो सेंटर तक का कितना डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलरली? B/2। आर की जगह क्या लिख दिया इसलिए B/2। क्लियर है? यस सर। चलें आगे।
Yes, sir. तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसके और ऐसे ही सोल्व होगा। जिस बच्चे को पता है कि मैंने कहाँ पर 1 सबस्क्रिप्ट यूज करना है, कहाँ पर 2 लिखना है, उसका कभी गलत नहीं होगा। तो आराम से शांत दिमाग से करने पड़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के क्वेश्चन। क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी अगर पता होगा I1 I2 की वैल्यू। ये आंसर आ गया बच्चे हमारे पास। अब इसका आंसर a² b कैसे आया, कोई बता सकता है क्या? चेक करो। बताओ बताओ बताओ, देखो आंसर क्या आ रहा है इसका। A square एरिया है। ये तो फाई तो हमारा यही आया है सर, यही आया क्या? यस सर। Yes, sir. क्या आया? यही थोड़ी आया, देखो ध्यान से, यही आया सर। टू को क्या लिख दिया इसने, 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, तो यही तो आया 2√2 म्यू नॉट a² अपॉन पाई भी, 2√2 म्यू नॉट a² अपॉन में आई पाई भी। क्लियर है? अब 5/i करेंगे तो i को i से कट जाएगा, तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। क्लियर है? ये गलत है, इसने गलत दे रखा है। 8√2 कहाँ से आ सकता है इसका आंसर? अच्छा है, इसने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया ना। ठीक है बच्चे, ये भी ठीक है। देखो ध्यान से, सेकंड स्टेप में आई से हमारा आगे जो आंसर सही है, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। लेकिन यहाँ पर ये मैच नहीं हो सकता, क्यों? देखो ध्यान से, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। क्या आया? 2√2 म्यू नॉट a² अपॉन पाई भी। इसको यहाँ लिखो, 2√2 म्यू नॉट a² अपॉन पाई भी। क्या यही आया ना हमारा आंसर? दिख रहा है सबको? यस बस देखो Yes, sir. यहाँ पर जिसने भी बी ऑप्शन बोला था मेरे को, ध्यान से देखो, म्यू नॉट अपॉन क्या है नीचे, लेकिन हमारे आंसर में म्यू नॉट अपॉन क्या है, आई। तो उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करूंगा, 4। अब इसको करो, ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 तो याद रखना, जिसने भी बी ऑप्शन बोला था वो ध्यान रखे, या नीचे क्या है 4 पाई, लेकिन हमारे आंसर में क्या था, पाई था। तो ये ध्यान रखना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, इसको ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो जो जिसने बोला था भी याद आएगा, दिमाग में रहेगी ये चीज। यस सर। हाँ शिवानी बोलो, शिवानी कुछ पूछ रहे हो? चले आगे। 4 तो हमारे पास था, फिर 4 पाई से 4 कैंसिल नहीं किया था। कहाँ पर 4 था? हाँ वो हमने सोल्व करते टाइम ऐसे किया था, तुम ना करो तो नहीं करेंगे। हमने कर दिया था ना यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर ऐसा आया था। तो मेरे को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करना पड़ा। तुम यहाँ से 4 को 4 कैंसिल मत करो, 4 को एज इट इज रखो, तो तुम्हारा आंसर यहीं पर देख लो सीधा। हमने, मेरे को नहीं पता था ना ऑप्शन में क्या है, मैंने देखा नहीं था, तो तुम यहाँ से देख लो, 4 को ना करो कैंसिल, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 म्यू नोट, यहाँ पर 2 है इंटू में 2 से ये जब सोल्व करोगे √2 वाला, फिर वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर वही आएगा। तुम्हारी मर्जी है ना, ये तो मैथ्स का पार्ट है। तुम चाहो तो 4 से 4 कैंसिल करो, चाहे लास्ट में कैंसिल करो, चाहे ना भी करो, पर तुमको एट द फाइनल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको मैच करना पड़ेगा किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन से मैच करने के लिए 4 पाई नीचे होना चाहिए, लेकिन मेरा 4 पाई नीचे नहीं था। मैं रिकमेंड करता हूं हमेशा कि पहले तुम अपना सोल्व कर लो फटाफट, उसके बाद ये 4 पाई वगैरह वाले पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नीचे 4 है तुम्हारा, नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दो, 4 जैसे हमने किया। क्योंकि अगर तुम पहले से ये दिमाग में लगोगे 4 पाई नहीं काटना, 4 पाई नहीं काटना, तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे अच्छा पहले अपना सोल्व कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करने में कितना टाइम लगता है। यस सर। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर हमको सोल्व करने की जरूरत नहीं होगी, जब वैल्यू दे रखी होगी 0.05000, तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है अगर वो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर उसको मैं एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। मैं यहां लगा देता हूं स्टार, नोट ऑप्शन बी, चेक फॉर द बोलेंगे, चेक डिनोमिनेटर। हम भी बोलेंगे सर। ठीक है, हाँ बढ़िया। अब देखो मैग्नेटिक एनर्जी में कितना है सर, ये क्या चीज है सर, देखो हमने कैपेसिटेंस में जब एक सर्किट में हमने कैपेसिटर लगाया था, इसकी हमने एनर्जी निकाली थी वर्क डन से, याद हो तो क्या फॉर्मूला आया था पोटेंशियल एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर। इसको दोबारा लिख देते थे Q² अपॉन 2C भी आता था, याद है, C को Q बाई V करके, याद है ना सबको। यस सर।
ऐसा था Q बाई सी था या हाफ क्यू सी स्क्वायर था, इसको चेक कर लो फटाफट। सी को क्या लिखा था हमने, Q बाई वी, या V को लिख दो। V को क्या लिख सकता हूं मैं, C इज इक्वल टू Q बाई वी है, तो V को क्या लिख दूं, Q बाई सी, तो Q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, यही आया। तो ये तो थी सर कैपेसिटेंस की एनर्जी, और ये किस फॉर्म में आई है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। एनर्जी डेंसिटी किस फॉर्म में आई थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, याद है क्या, ये भी बताया Yes, था। sir. एनर्जी Yes. पर यूनिट वॉल्यूम से जब डिवाइड कर देते थे, इस एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, लेंथ। याद है ना। तो इसको हमने चेंज किया था एप्सिलॉन नॉट इन सब में, वही सर ये सब है। पर इसका क्या करना है सर, जो तुमने ये एनर्जी पढ़ी थी बच्चे, Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ये क्या बताता है हमें, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटेंस जो एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटेंस में जिस एनर्जी की बात होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इंडक्टर कौन सी एनर्जी की बात करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक, है ना। यानी सर मैग्नेटिक एनर्जी समझ में नहीं आया सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इट विल बी इन द फील्ड ऑफ, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके फॉर्मूले में कैपेसिटेंस आता था C, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, इंडक्टर का, इंडक्टेंस I. तो हाफ इसमें भी है, इसका Q स्क्वायर की जगह हो जाता है I स्क्वायर, कैपेसिटेंस की जगह हो जाता है 1/C की जगह होता है L, क्या आ जाता है 1/C की जगह L, याद में आ गया। तो ये इंडक्टर की क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये एनर्जी स्टोर्ड इन द क्या थी, कैपेसिटर, ये एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तुमने सिर्फ 1/C की जगह क्या पुट कर देना है, L, याद रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 1/C की जगह क्या पुट करोगे, L। क्लियर है क्या, Yes, sir. किसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है सर, इंडक्टर के अंदर, और वो किसके अंदर स्टोर हुई थी सर, कैपेसिटर। समझ में आ रहा है। तो इंडक्टर जितनी एनर्जी स्टोर करता है वो हाफ Li स्क्वायर है, और कैपेसिटर जितनी करेगा वो हाफ Q स्क्वायर बाई C। इसके अपोजिट जब हम बात करेंगे, मैंने बताया ना इसको मैं LC ओसिलेशन, एक चैप्टर एक वर्ड बोला था मैंने, हमने इस चैप्टर नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में जो बात करेंगे LC ओसिलेशन। क्या होता है सर LC ओसिलेशन, वो यहीं से डिराइव्ड हुई है सर। LC ओसिलेशन में क्या होता है सर, अभी तक जो हमने सर्किट की बात करी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हमने एक कैपेसिटर पढ़ा था, हमने अलग से रजिस्टर पढ़ लिया था, यहाँ पर हमने अलग से इंडक्टर पढ़ लिया, और इंडक्टर और रेजिस्टेंस साथ में भी पढ़ लिए, है ना। उसको बोला कौन सा सर्किट, आर सर्किट सर्किट। जब इंडक्टर भी लगा हो और सिर्फ साथ में क्या लगा हो, कैपेसिटेंस, इसको बोलते हैं LC सर्किट। और LC इसी सर्किट। सर्किट में हम बात करते हैं इस टॉपिक को, क्या नाम है इसका, LC। इसमें क्या होता है सर, इंडक्टर है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा, इन द फॉर्म ऑफ कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक। कैपेसिटर कौन सी फॉर्म में स्टोर करेगा एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम देखोगे इस सर्किट में एनर्जी ओसिलेट, मतलब एनर्जी के कंपोनेंट ओसिलेट होगा, एनर्जी ऐसे ओसिलेट होगी, किस फॉर्म में एनर्जी ओसिलेट होगी, या कैसे ओसिलेशन होगा, इन द फॉर्म ऑफ, कभी इलेक्ट्रिकल से किसमें बदलेगी, मैग्नेटिक, फिर मैग्नेटिक से किसमें होगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में। तो एनर्जी ओसिलेट कर रही है बिटवीन इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, इसीलिए इस टॉपिक का नाम आ जाता है LC ओसिलेशन। RC सर्किट भी होता है, बिल्कुल होता है, वो भी हम कौन से पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब AC सर्किट पढ़ाऊंगा ना, तो RC सर्किट उसमें ही पढ़ेंगे। R भी होता है, पहले पढ़ते हैं सिर्फ R, फिर होता है R और C, फिर होगा हमारे पास L, फिर होगा L और C, फिर होगा R और L दोनों जो हम पढ़ चुके हैं, फिर ये तीनों इकट्ठे आ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, R L C, यानी LCR सर्किट। ये तीनों सर्किट हम अल्टरनेटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से चलता आ रहा है, पहले तुम्हें रेजिस्टेंस बताया, फिर उसने कैपेसिटेंस बताया, फिर उसने इंडक्टर बताया, फिर उन सर्किट्स को कंबाइंड करके देखा कि सबको सबके साथ लगा के क्या क्या होता है, ठीक है। हम इकट्ठे ही पढ़ देंगे इसको। LR सर्किट तो हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है, कर सकते हैं अब आगे बात। Yes, sir.
अभी के लिए जो मेन बात थी सर वो क्या थी, एनर्जी इंडक्टर के फॉर्म में क्या स्टोर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। Yes. यहाँ पर क्या थी कैपेसिटेंस की, हाफ क्यू Half स्क्वायर U square by C. सी। एल को क्या लिख सकता हूँ सर, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। आई क्या है सर, करंट। क्लियर है। अब एनर्जी इन सोलेनोइड के केस में तुम आराम से बता सकते हो, सोलेनोइड के केस में एल की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू या म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए बाय By L. एल। तो एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये किसकी नोट होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन से केस में, इन द केस ऑफ सोलेनोइड। एल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, वैल्यू पुट करके एनर्जी आ जाएगी सबकी, क्लियर है ना। जैसे वहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दो, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की है तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या कर दो, डी कर, D. सिंपल। सबका अलग अलग तरीका है, सेम मतलब पैटर्न सबका सेम है, क्लियर है। यस सर। रिश्ता वही, सोच नहीं, वो अलग बात है इसमें, बस यही याद रखो करो, ठीक है। काम अप्रोच सबकी क्या है, सेम है। कर लेंगे सब अब ये। Yes, sir. देखो आ ही गया क्वेश्चन, ही आ गया, बताओ। एक मैग्नेटिक एनर्जी है लॉन्ग सोलेनोइड में, क्रॉस सेक्शन ए है, रीजन उसकी पर्टिकुलर लेंथ एल में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी, बताओ क्या है सर। क्या पूछा इसने, सोलेनोइड है लॉन्ग, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ एल में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है अब कितना होता है, हाफ L I square. अब आई की फॉर्मूले में देख लो, अब फॉर्मूले में देखो, कन्वर्ट करना आना चाहिए। हाफ को तो छोड़ दो, चेंज ही नहीं कर सकता। फॉर्मूले में एल है क्या, हाँ एल को भी चेंज नहीं करना, तो किसको चेंज करना है, सिर्फ आई। किसकी बात कर रहा है, सोलेनोइड। सोलेनोइड को आई को बी की फॉर्म में, ए की फॉर्म में चेंज करना है, तो फॉर्मूला लिख दो भाई, बी का क्या होता है सोलेनोइड का, म्यू नॉट Mu naught and आई, है ना। अब यहां पर भी देखो, यहां पर ये, अब देखो कंफ्यूजन क्या आ रही है, यहां पर लेंथ क्या दे रखी है बच्चे, कैपिटल एल। तो ये जो कैपिटल एल है ये क्या है, length. और हमारा कैपिटल एल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ Coefficient of सेल्फ इंडक्टेंस। तो पूरे फॉर्मूले में क्या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी है क्या, नहीं है सर। तो एल को भी चेंज कर देते हैं ना पहले, फिर आई को भी कर देंगे, एल को भी चेंज करो और आई को भी चेंज कर दो, बताओ क्या आएगा दोनों की जगह। पहले एल को करते हैं, एल केस में सोलेनोइड का क्या आता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल L A स्मॉल एन की फॉर्म में लिख दो, एन स्क्वायर ए इंटू A into L. एल। ये तो हो गई एल की वैल्यू। किसी को यहाँ दिक्कत है क्या, नो सर। मैं ऐसे लगा देता हूँ यहाँ तक, ये एल की वैल्यू हो गई। अब आई स्क्वायर, आई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ सर, यहाँ से लिखा दो, म्यू नॉट एन आई। तो आई क्या हो जाएगा, बी बोलो बोलो, बी अपॉन म्यू नॉट एन 1 minute time. एन। तो एल की जगह बी, आई की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर की जगह बी B स्क्वायर upon म्यू नॉट स्क्वायर Mu naught and N एन square. स्क्वायर। जो चीज कट रही है काट दो, एन स्क्वायर And म्यू नॉट Mu naught से Mu naught. तो क्या आंसर आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। म्यू नॉट तो कट गया, आई थिंक ये दो है, अच्छा दो है, एक बचा हाँ। अपॉन में मल्टीप्लाई बाय में AL. ऑप्शन मैच हो रहा है क्या कोई, फर्स्ट फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, या Third. बता दो, फोर्थ Fourth हो रहा है. पक्का, Yes बी sir. स्क्वायर ए एल अपॉन 2 म्यू नॉट, क्लियर है, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। तो फॉर्मूला तो बिल्कुल वही है, बस मैंने तुम्हें हमेशा की तरह बोला है, फॉर्मूला में कन्वर्ट करना जिसको आ गया उसका काम खत्म है। वही किया सर हमने, फॉर्मूला को कन्वर्ट ही तो किया, तो वही स्टेप डाल दो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। इसको यूज किया है तो ये स्टार इक्वेशन है, डन है। अब पढ़ोगे तो क्लियर है, हो जाएगा। Yes sir.
फिगर यहाँ बना देना, बनानी हो तो। एक इंडक्टर सोलेनोइड है इनफाइनाइट लेंथ का, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ एल में, ये जो एल है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। हमने जो स्मॉल एल लिया है, हियर वी हैव टेकन स्मॉल एल एज लेंथ लेंथ एंड कैपिटल तुम्हें बता दिया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। ये आंसर आ गया, देखो भाई, बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नॉट। क्लियर है? सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बच्चों। चलें, चल लास्ट क्वेश्चन है अभी के लिए, तो बस तो चैप्टर खत्म करना था, अभी टाइम तो है, भाग जाओगे लेकिन तुम। टाइम टेकन, ये वाला क्वेश्चन टेक करेंगे क्या? एसी जनरेटर तो रह गया। हाँ अभी नहीं, तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे एसी जनरेटर, टेंशन मत लो, पहले ये क्वेश्चन करो। टाइम टेकन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 25% ऑफ द मैग्नेटिक, ये अच्छा ही क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। टाइम टेकन निकालना है मैग्नेटिक एनर्जी का टू रीच 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब एक कौन सा सर्किट है, सोलेनोइड है जिसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, तो सर्किट कौन सा हो गया? लार्ज सर्किट। लार्ज सर्किट। एल भी है और आर भी, ऐसा समझ लो। ठीक है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है सर, कर दो भाई, क्या दिक्कत है। अब क्या बोल रहा है भाई, तुम्हें पता है आरएल सर्किट है तो करंट भी चेंज होता है क्या? बढ़ता भी है और घट भी सकता है। दो सर्किट बनते हैं, या तो सर्किट कैसा हो, ग्रोथ का, या कैसा हो, दिखेगा। इसने बोला बताओ मैक्सिमम एनर्जी की जब 25% बढ़ जाए, मतलब 25% तक पहुंच जाए, तो एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, डिपेंड कर रहा है आई पर। आई भी क्या हो रहा होगा सर, बढ़ ही रहा होगा। तो अगर बढ़ रहा है तो कौन सा सर्किट है? ग्रोथ सर्किट। ग्रोथ सर्किट की इक्वेशन तुम्हें पता है, फटाफट बता दो क्या होती है। I आई is equal to I naught E power minus वन one minus E raised by minus RT by L। टी अपॉन टो या आर टी बाई एल। ठीक है, आर टी बाई एल यहाँ पर लिखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी टी की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, टी निकालना है, टो की फॉर्म में नहीं दे रखा। तो आई नोट को भी चेंज कर दो। आई नोट क्या होता था, मैक्सिमम करंट, ई बाय R। आर, 1 माइनस ई, माइनस टी को तो निकालना ही है, टो की जगह क्या लिख सकते थे, L upon R। एल अपॉन आर। तो L एल upon नीचे आएगा, आर ऊपर आएगा, क्योंकि टो नीचे है ना, यही होता था फॉर्मूला। Yes sir। Yes sir। अच्छे से लिख दो, ये तुम्हारे कोई ऐसे याद होगा तो वैसे ही लिख दो, आर टी अपॉन, किसी बच्चे ने बोला भी था अभी, डन। अब तो फॉर्मूला सोल्व करना है। मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर दिया है इसने, क्या कह रहे हैं सर ये, कि मैग्नेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, मान लो म्यू नोट या म्यू, और मैक्सिमम अगर करंट आई नोट होता है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी कितनी, मान लो म्यू नोट, है ना। तो अब मेरी बात बताओ, इसने बोला जब एनर्जी कहाँ पहुंच जाए, मैक्सिमम का कितना वैल्यू, 25%। तो मैक्सिमम का 25% कैसे निकालूंगा, बता सकते हो? म्यू की वैल्यू क्या हो जाए, 25% ऑफ, यानी 25/100 ऑफ कितना, मैक्सिमम मतलब म्यू नॉट। तो बताओ कितनी हो जाएगी म्यू की वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट बाय नॉट बाय 4। 4। क्लियर है क्या? Yes sir। अच्छा, अब दोनों का फॉर्मूला पुट कर दो। म्यू इधर है, यहाँ है म्यू नोट बाय 4। म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Half L I square। फॉर्मूला तो इसका भी वही होगा, लेकिन आई की जगह क्या आ जाएगा, I नॉट। आई नोट। मैक्सिमम एनर्जी है तो करंट भी मैक्सिमम है, 4 की जगह क्या लिख दो, 4। बता दो अब आई और आई नोट में क्या रिलेशन आ रहा है, जो जो कट रहा है काट दो ना। आई और आई नोट में क्या रिलेशन हो रहा है, I square is equal to I नॉट square upon आई इज 4। इक्वल टू आई नोट बाय 2। 4। 2 आ जाएगा क्या, आई का Yes, स्क्वायर है ना, ये Yes, आई sir। का स्क्वायर है, इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाय 4। तो दोनों जगह अंडर रूट ले लो, तो ये बच जाएगा आई इज इक्वल टू आई नोट बाय 2। किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ लो। कंबाइंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जेई लेवल के हैं।
पर मुझे बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो अभी तक? नो सर। मैंने सिर्फ क्या देखा था, No, अप्रोच देखी। एनर्जी करंट पे डिपेंड करती है, तो जब एनर्जी चेंज होगी तो करंट भी तो चेंज होगा ऑब्वियसली। तो मेरे को करंट की इक्वेशन पता है, तो मैं सब कुछ करंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो मेरे को करंट की वैल्यू पता नहीं थी, तो मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली कितनी होगी उस टाइम पर। जब एनर्जी 25% हो जाएगी तो करंट कितना हो जाएगा मैक्सिमम का? I0/2। अब थोड़ा सा अगर हम जेई की अप्रोच बताऊं कैसे करा रहे बच्चे, वो सीधा देख लेते हैं। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आई के स्क्वायर के, Yes, sir. है ना? तो अगर एनर्जी में 25% हो रहा है तो आई के लिए क्या हुआ होगा? डबल 5%। सी। हाँ ऐसा समझ लो बिल्कुल। 5% मतलब उसका सुन, करंट के अंदर डबल चेंज होगा ना, करंट Yes, का स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर म्यू नॉट बाय 4 हुआ है तो उसका क्या होगा? म्यू नॉट बाय 8. 2 हो 8। जाएगा। मतलब समझो ना, 2 हो जाएगा। हाफ स्क्वायर है बच्चे, रूट थोड़ी है, स्क्वायर है। रूट होता तो दिक्कत होती ना, स्क्वायर है यहाँ पे। क्या है? स्क्वायर है। भाई एक बात बताओ, यहाँ पर जब 4 आंसर आया है तो ये कब आया होगा? इस 2 के क्या करने पे? Square करने केयर पर. करने में। तो यहाँ पर अगर 4 आंसर आया तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा ना, क्योंकि 2 का ही स्क्वायर है। अगर म्यू की वैल्यू 4 आ रही है तो आई का क्या होगा? 2 होगी ना, तभी तो आई के स्क्वायर को क्या लिखोगे? 4। अगर म्यू की वैल्यू 16 आ रही तो आई को क्या लिखते? 4. 4, तभी तो 4 का स्क्वायर। अभी म्यू की वैल्यू आई है 4, म्यू की मतलब 4 का चेंज आया, तो इसमें कितना आया होगा? 2। तो इसलिए वो अगर म्यू नॉट बाई 4 हुआ है तो ये म्यू नॉट बाई आई नॉट बाई क्या होगा? 2। 2। क्लियर है? ऐसे तो तो यहाँ 0.5 है तो वहाँ 5 नहीं होगा. कहाँ पर? यहाँ पर 0.5 है तो तुम ऐसे देखो ना, इसको देखो, यहाँ आई का स्क्वायर है बच्चे। यहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट मान लो, यहाँ पर आई का स्क्वायर है, यहाँ पर म्यू है। अगर म्यू की वैल्यू 4 आ रही है तो ये क्या होगा सर? 2 का स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, ऐसा समझो। अगर म्यू की वैल्यू 1/4 आ रही है तो आई की क्या होगी? 1/2। है ना, तभी तो उसका स्क्वायर 1/4 आएगा। तो यही तो हुआ है, 1/4 है तो यहाँ पे 1/2 है। एल क्योंकि क्या है, कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं हो रहा, ये सब तभी हो पा रहा है। वरना एल पे भी देखते अगर एल चेंज होता तो। एल चेंज नहीं हो रहा इसलिए उसको छोड़ दिया। क्लियर है? हाँ, Yes, sir. तो नहीं क्लियर, वो लंबे मेथड से भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई की वैल्यू आ गई आई नॉट बाई 2, 2। बस पुट कर दो। आई की जगह क्या पुट कर दे इस फॉर्मूले में? I0/2। तो कर दो, आई की जगह आई नॉट बाई 2, आई नॉट वैसे ही है, इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस आर टी बाई एल। आई नॉट से आई नॉट कट गया, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस आर टी बाई। L। इसको कर दो, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ लिख देते हैं ई माइनस आर टी बाई एल। क्या यही है क्या? यस सर। पक्का? देख लेना कुछ गलत ना लिखो। हाँ, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू ई माइनस आर टी बाई एल। तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है? हाँ, ये पिछली बार भी किया था ऐसा ऐसा पार्ट जब आ गया था। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? रेसिप्रोकल करके ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आर टी बाई एल। दोनों साइड क्या ले लूं? Log. लोग। तो एल इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा? आर टी बाई एल। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल इंटू एल एन 2 डिवाइडेड बाई, कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखना? एल बाई आर एल एन 2। Option ऑप्शन सी। क्लियर है क्या? यस सर। बस याद रखना, मेरे को डायरेक्टली इसका हिंट क्या है, मुझे किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, एनर्जी की इक्वेशन नहीं थी, करंट की इक्वेशन पता थी। किसकी? करंट की। करंट की इक्वेशन पता है टाइम के साथ। एनर्जी की इक्वेशन पता होती तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसने टाइम पूछा है। एनर्जी और टाइम के बीच में कोई रिलेशन मेरे को नहीं पता, इसलिए पहले मैंने एनर्जी के थ्रू क्या निकाला? करंट निकाला। समझ में आ रही है?
समझ रही है ना बात? Yes, sir. क्योंकि अगर मेरे को एनर्जी और टाइम के बीच में रिलेशन पता होता तो मैं सीधा ही निकाल देता ना, लेकिन मेरे को पता किसका था, करंट और टाइम का। टाइम का। इसलिए एनर्जी से आई निकाला, फिर उसको यूज किया किस क्या निकालने के लिए, टाइम। डन है? यस सर। ये हमारे पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, हाँ भेज रहा हूँ बस। हाँ बच्चे किसी को कोई डाउट है क्या? सर एनर्जी और करंट के बीच है तो रिलेशन इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आरटी, वो सिर्फ किसका केस था, रेजिस्टेंस का केस था ना बच्चे। जब सिर्फ सर्किट में रेजिस्टेंस होता था तब लिखते थे ना एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। वो तो हीट अक्रॉस इन रेजिस्टेंस होता। अगर सिर्फ रजिस्टर लगा होता तो वो एनर्जी ले लेते, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर के साथ साथ क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर तो आपको पता है बदमाश व्यक्ति है ना, वो तो बहुत ये करता है सर, बढ़ने को बढ़ने नहीं देता, घटने को घटने नहीं देता। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। क्लियर है? यस सर। अगर किसी बच्चे को शॉर्ट में चीजें करनी है ना, वो कहाँ दिमाग लगाएगा, वो इस आई इक्वेशन और यू इक्वेशन को कंबाइंड करने की सोचेगा और दिमाग में ही आई और यू के बीच में एक रिलेशन स्थापित कर देगा, ताकि अगली बार जब क्वेश्चन आए तो मैं यू की वैल्यू से सीधा क्या निकाल सकूं, आई की वैल्यू निकाल सकूं, यू की वैल्यू से सीधा टी की वैल्यू निकाल सकूं। चाहो तो कर सकते हो आराम से। कैसे सर? वो तुम्हारे ऊपर है बच्चे, शॉर्टकट ट्रिक्स जितनी बनाओ बना सकते हो। यू की वैल्यू क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ से आई की जगह ये वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्या, आई की जगह आई नोट 1 माइनस ई बाई टी। इस आई की जगह ये नहीं लिख सकते आई नोट 1 माइनस ई माइनस टी बाय तो अभी जो पड़ी है, तो वो पुट कर दो, सीधा यू और टी का बीच में रिलेशन नहीं आ जाएगा क्या? यस सर। तो तुम्हारे ऊपर है बच्चे, शॉर्टकट ट्रिक जितनी बनाओ, लेकिन ये तभी समझ में आएगी चीजें जब खेलोगे क्वेश्चन के साथ ज्यादा देर तक। ठीक है? ये होमवर्क क्वेश्चन है बच्चे। अब एसी जनरेटर हमारा लास्ट टॉपिक है। वैसे ये रुक सकते हो क्या? अच्छा मेरा भी टाइम हो गया, मैं ही नहीं रुक सकता। चलो खींच गया ये टॉपिक अभी, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। ठीक है? 8:30 हो गई, मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। हमारा कल खत्म हो जाएगा। एसी में थोड़ा सा ही काम करवाऊंगा मैं, पूरी हमने वर्किंग नहीं करनी उसकी, दिखाऊंगा उसकी एनिमेशन, उससे सब समझ में आ जाएगा। और क्या क्वेश्चन बनेंगे उस पे, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। एसी जनरेटर पे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे हमारे, ट्रांसफॉर्मर पे बनते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है? ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं, तो होगा तो 1-2 होगा, मैं बता दूं। बस हो गई बच्चे, 8:30 बजे है। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं है? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? Yes, sir. यस सर।